हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ इस चैनल पे हम बायोलॉजी के जो एचटेट के कंसेप्ट्स हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। जो भी पहले एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको एक एक करके सोल्व करते हैं। तो कुछ बायो के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उनको अलग से करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोल्यूमिनेसेंस अक्कर इन। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करते हैं। लाइट एमिशन होता है ना, उसको बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस। और इसमें अगर बायो वर्ड ऐड कर देते हैं, यानी लाइट एमिशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट को एमिट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो हमें पूछा गया है कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कुछ फाइलम हैं एनिमल किंगडम के अंदर। एनिमल किंगडम में कुछ फाइलम हैं जिनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट एमिशन की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसमें पहला फाइलम है अपना पोरीफेरा। पोरीफेरा। दूसरा है सिलियंट्रेटा। फिर है टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा, ये टोटल मिला के 11 फाइलम, मेजर फाइलम है एनिमल किंगडम के, जिनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट एमिशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनमें से सिलियंट्रेटा और टीनोफोरा दो ऐसे ग्रुप हैं, दो ऐसे फाइलम हैं जो लाइट एमिशन की प्रॉपर्टी यानी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो इसमें आ गया सिलियंट्रेटा, टीनोफोरा, ये आंसर सही है। सिलियंट्रेटा एंड टीनोफोरा। दूसरे में सिलियंट्रेटा एंड पोरीफेरा, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पोरीफेरंस जितने भी हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करेंगे। इसमें भी पोरीफेरा आ गया, इसमें ऑल ऑप्शन आ गया, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। आई लाइन सही है बिल्कुल। लाइकेंस है वो पोल्यूशन इंडिकेशन देते हैं। दे आर मेड अप ऑफ, तो पूछा है लाइकेंस किससे बनते हैं। ये जो लाइकेंस है वो किससे बने हैं? तो लाइकेन एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई? तो एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। यानी ये कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलके एक कंबाइंड फॉर्म बनाते हैं, उसी कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं लाइकेन। तो इसमें जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसके दो कंपोनेंट है, एक है फाइकोबायोंट और एक है माइकोबायोंट। तो जो फाइकोबायोंट है उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करके और फूड को प्रिपेयर करना, फोटोसिंथेसिस से फूड को सिंथेसाइज करना, ये काम है फाइकोबायोंट का। और माइकोबायोंट, माइको मीन्स होता है फंजाई, तो जो करेगी फूड का एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स
ये काम है माइकोबायोन्ट का, क्योंकि जो माइकोबायोन्ट है, जो फंजाई है, वो हेट्रोट्रोफिक होती है, हमेशा ही हेट्रोट्रोफिक है, लेक ऑफ पिगमेंट्स की वजह से, क्योंकि इसके पास वो पिगमेंट नहीं है जिस वजह से वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस कर सकेगी या फूड सिंथेसाइज कर सकेगी। पर जो फाइकोबायोन्ट है उनके पास पिगमेंट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनका काम फोटोसिंथेसिस करना है और इसका काम है फूड का एब्जॉर्प्शन करना या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना। तो इसमें इस कॉम्बिनेशन में दोनों को फायदा हो रहा है, और दोनों को फायदा जिस भी इंटरेक्शन में होगा उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो ये सिम्बायोसिस की प्रोसेस से आपस में जुड़े हुए हैं और एक नई फॉर्म बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लाइकेन। तो इस लाइकेन में दो चीज़ें हैं, फाइकोबायोन्ट है, उसमें एल्गी है, एल्गी प्लांट का ही पार्ट होता है, और माइकोबायोन्ट में फंजाई आएगा। तो एल्गी और फंजाई को जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसी को हम बोलते हैं लाइकेन्स। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइकोबायोन्ट माइकोबायोन्ट, ये लिखा हुआ है इसमें। परियोन्स ये वायरस की तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें भी परियोन्स आ गया, इसमें भी परियोन्स आ गया, तो इसका आंसर जो रहेगा वो अपना रहेगा सी आंसर, फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। गिबन्स, प्रोबोसिस मंकी एंड राइनोसिरोस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन ऑफ ओरिएंटल जियोग्राफिकल रीजन। तो पूछा है कि ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म दिए हैं, गिबन्स हैं, प्रोबोसिस मंकी हैं, राइनोसिरोस हैं, ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं, ये पूछा है। तो वैसे इकोलॉजी का क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में से, तो इंडियन सब रीजन में ये ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाएंगे। इसमें से गिबन्स मिलेंगे, राइनोसिरोस मिलेंगे, ये मिलेंगे यहाँ पे। तो फिर साइलोनियन सब रीजन, इंडो चाइना सब रीजन एंड इंडो मलायन सब रीजन। ओके, तो इसका आंसर होगा इंडो मलायन सब रीजन, क्योंकि इंडो मलायन सब रीजन के अंदर गिबन, प्रोबोसिस मंकी सूंड वाला मंकी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन आर। ओशियंस के अंदर चीफ प्रोड्यूसर कौन है? तो आपने फूड चेन पढ़ी होगी कभी, तो उसमें आपने सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ये वो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो सी सरफेस पे तैरते रहते हैं वाटर करंट के साथ में, और फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट की तरह होते हैं, तो इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। इन्हीं को खाने वाले हर्बीवर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को बोलते हैं जूप्लैंक्टन्स। ये एनिमल्स की तरह है, ये खुद फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं जूप्लैंक्टन्स। इनको फिर स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी, ऐसे करके ये चेन चलती रहेगी, इसको लार्ज फिश खाएगी। तो इसमें जो प्रोड्यूसर होता है किसी भी फूड चेन में, वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा? फाइटोप्लैंक्टन इधर। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये बायो में एक कैटेगरी के अंदर डाइवर्सिफाई किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायटम्स। क्या बोलते हैं? डायटम्स। तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, तो इसका आंसर आएगा डायटम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पोजेस 4 लेयर। जो अपनी गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा है, ये 4 लेयर से बना होता है। ठीक है, इसकी हिस्टोलॉजी जब पढ़ेंगे तो हिस्टोलॉजी में 4 लेयर आती है। हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ गट, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ गट। तो ये 4 लेयर है इसके अंदर। तो जो बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं सेरोसा। क्या बोलते हैं? सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। तो इसमें जो आंसर हमें पूछा गया है आउटसाइड टू इनसाइड, तो आउटसाइड टू इनसाइड, देखो आउटसाइड पहले सबसे बाहर कौन सी होनी चाहिए? सेरोसा। सेरोसा आंसर किस में है? सिर्फ सिंगल वाले में, सेकंड वाले में, सेरोसा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है मस्कुलरिस। कौन सी है?
मस्कुलरिस। ये एपिथेलियल लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसमें होती है स्मूथ मसल्स, ठीक है। बाहर की ओर होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल और अंदर की ओर सर्कुलर मसल होती है, ताकि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो ढंग से उसके। और अंदर की साइड जो तीसरी लेयर है वो है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और चौथी लेयर है म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर, म्यूकोजल एपिथेलियम, जो तैयार करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the entire process of glycolysis, 4 phosphorylation occur in 2 of the following steps. तो इसने पूछा है ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन पायरुवेट। ग्लूकोज का पायरुवेट में टूट जाना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो इस ग्लाइकोलाइसिस में करीबन 10 से 12 स्टेप हैं। उनके अंदर हमें पूछा है फॉस्फोराइलेशन 4 बार होता है, तो इनमें से 2 बार कौन सा है? तो जो फॉस्फोराइलेशन है वो है क्या, पहले तो ये समझेंगे। फॉस्फोराइलेशन होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ATP. You all know what is ATP. ATP is the energy currency of body. Chemically it is adenosine triphosphate. ये adenosine triphosphate है जो हमारी सेल्स हैं वो जो भी केमिकल यूज़ करती है। जैसे देश में करेंसी चलती है अपने रुपया, तो वैसे ही सारे काम रुपया से होते हैं, ऐसे ही बॉडी के अंदर सारे काम किससे होंगे? ATP से होंगे। तो ATP जो बनाने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो हमें पूछा है जब ग्लूकोज टूटती है तब भी ATP बनती है, वो स्टेप कौन कौन से हैं? तो जब भी यानी फॉस्फेट टूटेगा, क्या टूटेगा? फॉस्फेट। तो देखो इसमें पूछा गया है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसमें क्या है? 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो पहले इसमें 2 फॉस्फो थे, अभी इसमें प्रोडक्ट के अंदर 1 फॉस्फो है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉस्फोपायरुविक एसिड से बना पायरुविक एसिड। तो इसमें भी फॉस्फो था, अब फॉस्फो नहीं है। तो ये पहले जो 2 स्टेप है उनके अंदर क्या है? 1 फॉस्फेट है वो टूट जाता है। टूट जाता है तो क्या होगा? ADP के साथ जुड़ेगा वो जाके। किसके साथ जुड़ेगा? ADP के साथ। फॉस्फेट जुड़ेगा और बना लेगा ATP, यानी ATP बन रही है। आगे की जो 2 प्रोसेस है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और आगे है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी इसमें फॉस्फो उतना का उतना ही है, कहीं चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, 3 की जगह 2 पे आ गया, यानी इसका सिर्फ आइसोमेरिज्म हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो आंसर पूछा है में कौन से 2 स्टेप है? तो पहला और दूसरा स्टेप ऐसा जो क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The scientist who first explained the cell divide and new cells are formed from pre-existing cell. तो 1838 और 1839 में 2 साइंटिस्ट थे, मैथियस कैलिडन एंड थियोडोर स्वान। उन्होंने दी थी सेल थ्योरी। उसके बाद सेल थ्योरी में एक पोस्टुलेट बाद में ऐड किया गया था, जो किया था रुडोल्फ विर्चो ने। किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। वो कंसेप्ट क्या था? वो कंसेप्ट था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब है पुराने वाली सेल, सेलुला मतलब सेल, ई मीन्स है न्यू सेल। तो जो पुराने वाली सेल है, प्रिमिटिव सेल है, उसी से क्या बना है? या प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसी से क्या बनी है? नई सेल बनी है, और वो डिवाइड होके बनाती है। तो फाइनल शेप सेल थ्योरी को किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने दी, और ये कंसेप्ट भी किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फाइलम पोजेस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पूछता है कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया है।
तो ऑप्शन दिए 4, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड अकाइनोडर्मेटा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ फाइलम लिखे थे, मेजर फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमिन्स, एस्केलमिन्स। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक टाइप का सिस्टम है जो ऑर्गन से बना है। किससे बना है? ऑर्गन से। कई सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फाइलम ऐसे हैं जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, क्योंकि एनिमल्स का सबसे पहला क्राइटेरिया डिवाइड करने का, उनको क्लासीफाई करने का पहला क्राइटेरिया था ऑर्गन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला आ गया सेलुलर लेवल, कि कोई ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है, सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान है उसमें। सेकंड था टिश्यू लेवल, कि सेल सेल मिलके टिश्यू बना लिया, टिश्यू को स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, जिसमें अब तक ऑर्गन नहीं बने। तीसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें ऑर्गन बन गए हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। और फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम आ गया, वही ऑर्गेनिज्म क्या रखेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। अभी जो सेलुलर लेवल है उसमें आता है पोरीफेरा। कौन आता है? पोरीफेरा, पहला ही फाइलम था। टिश्यू लेवल में सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये 2 फाइलम हैं जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। उसके बाद ऑर्गन लेवल में एक ही आता है, प्लेटीहेलमिन्स, ठीक है। आगे के जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो फाइलम हैं, जैसे कि एस्केलमिन्स है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, ये सारे रखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यही सारे हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आया था एनेलिडा में। किस में आया था? एनेलिडा में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आया। उससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कंसेप्ट में नहीं था, सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो बॉडी सरफेस से ही होता था। तो एनेलिडा के अंदर सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आया, और किस टाइप का आया? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद जो आर्थ्रोपोड आता है, जो मोलस्का आता है, अकाइनोडर्मेटा आता है, ठीक है, इन सब में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका आंसर ना आर्थ्रोपोड आएगा, ना ही मोलस्का आएगा, ना अकाइनोडर्मेटा आएगा। क्या आएगा? एनेलिडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेज आर एडिबल? कौन कौन सी फिश हैं जो एडिबल हैं? पहला ऑप्शन है कटला, रोहू, हिल्सा, पोम्फ्रेट। नेक्स्ट है प्रॉन, सार्डिन, लॉबस्टर एंड रोहू। नेक्स्ट है प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब एंड ऑयस्टर। फिर है रोहू, मैक्रल, लॉबस्टर एंड क्रैब। सुनो फिर, अब इनमें से कई ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो फिश ही नहीं है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है फिशेज कौन सी है जो एडिबल, एडिबल का मतलब जो खाई जाती है, ठीक है, जिनको खा सकते हैं, एज अ फूड यूज कर सकते हैं। तो पूछा है कौन सी ऐसी फिश है। तो सुनो, प्रोन है ना, प्रोन, प्रोन आता है आर्थ्रोपोडा में। किस में आता है? ये एक आर्थ्रोपोड है जिसमें जॉइंटेड लेग्स होती है, और इसमें 10 पैर होते हैं। लॉबस्टर, लॉबस्टर भी किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा में। तो ये भी एक आर्थ्रोपोड है। और इसमें दिख रहा है हमें क्रैब, क्रैब भी आर्थ्रोपोड है। फिर दिख रहा है ओएस्टर, ओएस्टर एक मोलस्क है। ओएस्टर क्या है? अकाइनोडर्मेटा में। किस में आता है? अकाइनोडर्मेटा में आता है ओएस्टर। फिर
और कोई नहीं है, यही है सारे। बाकी कटला, रोहू, कौन है, कटला है, रोहू, हिल्सा, पोम्फ्रेट, ये सारी फिशेज हैं और खाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। प्रॉन आर्थ्रोपोड है, लॉबस्टर भी आर्थ्रोपोड है, सार्डिन और रोहू ये दोनों फिश हैं। फिर प्रॉन है, लॉबस्टर, क्रैब, ऑयस्टर, इनमें से तो कोई फिश है ही नहीं। और फिर नेक्स्ट है रोहू, मैकरल, इसमें फिर लॉबस्टर और क्रैब आ गया, इसलिए आंसर नहीं है। बाकी एडिबल ये सारे ही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इन द बॉडी। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, हमने पढ़ा होगा WBC। तो WBC में दो टाइप की सेल होती है, एक जिनकी फिक्स शेप है जिनको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट सेल्स। और दूसरी होती है जिनकी अमीबॉइड शेप है, फिक्स शेप नहीं होती, वो है एग्रेनुलोसाइट्स। कौन सी है, एग्रेनुलोसाइट्स। दो टाइप की सेल होती है। एग्रेनुलोसाइट जो सेल हैं उसमें दो टाइप की सेल और आती है, एक आती है मोनोसाइट और एक आती है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है ना वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडी बनाती है। और ऐसे ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होगा, बनेगी वो, या फिर मैच्योर होगी, ऐसे ऑर्गन को हम बोल देते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या बोल देते हैं उनको, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और दूसरे ऑर्गन ऐसे जहां पर मैच्योरेशन के बाद स्टोरेज का काम होगा ना, जो लिम्फोइड साइट्स को स्टोर करेंगी उनको बोल देते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब हमें पूछा है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो जहां ये लिम्फोसाइट्स बनेगी या मैच्योर होगी, तो ये बनेगी सारी की सारी बोन मैरो में। कहाँ बनेगी, बोन मैरो में। और लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, T सेल एंड B सेल। नाम भी बताऊंगा अभी क्यों लिखे हैं T और B। बोन मैरो के अंदर बनेगी, पर मैच्योर होने के लिए बोन मैरो भी मैच्योर हो सकती है। और दूसरा एक ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। यहाँ ये छाती की हड्डी के नीचे थाइमस होती है। तो ये थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या होगा, मैच्योर होगी। तो कुछ जो सेल्स हैं लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में ही बनती है वहीं मैच्योर हो जाती है, उनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट या बी सेल। क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट। और दूसरी जो थाइमस के अंदर बनेगी उसको बोलते हैं टी सेल। क्या बोलेंगे, टी सेल। तो लिम्फोसाइट में दो टाइप की सेल आती है, T एंड B सेल। तो ऐसे ऑर्गन कौन से हैं, वो हमारे बोन मैरो एंड थाइमस। तो इसका आंसर आ जाएगा बोन मैरो एंड थाइमस। ओके, बोन मैरो एंड थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल्स which of the following hormone is released to stimulate the glomerular blood flow। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, सेकंड रेनिन, थर्ड एंजियोटेंसिनोजन एंड फोर्थ इज एल्डोस्टेरोन। ओके, तो सुनो GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमने पढ़ा होगा किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन में ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एक, यूं करके,
और ये ऐसे यू शेप लेके घूम के वापस आ जाएगा यहीं से, ठीक है, ऐसे करके वापस आ जाएगा और यहाँ के दोबारा से फिर कोयल हो जाएगा ऐसे, और ये एक डक्ट के अंदर खुलेगा आके। इसी डक्ट के साथ और कई सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, जैसे ये यहाँ से निकला है वैसे और भी जुड़े हैं। ओके, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। ये वाला पार्ट है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है हैनले लूप, हैनलेज लूप। जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो होता है आगे वाला हिस्सा, किसी भी ट्यूब का आगे वाले हिस्से को बोलते हैं प्रोक्सिमल, और पीछे वाले को बोलते हैं डिस्टल। कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ी हुई, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, तो ये ट्यूब्स हैं। और ये सभी नेफ्रॉन को अब कलेक्ट करती है, इसलिए इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये एक नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन के अंदर किडनी के अंदर से आने वाली एक ब्लड वेसल आएगी, ऐसे ब्लड लेके आएगी, और ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी और एक गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी ऐसे यूँ, ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। और ये जो फाइन कैपिलरीज है बिल्कुल वो अंदर के अंदर एक गुच्छा बना लेगी और यहाँ से फिर वापस बाहर निकल जाएगी। ये जो आने वाली आर्टरी का पार्ट था इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल। और जो जाने वाला है उसको बोलते हैं ईफरेंट आर्ट्रियोल, ईफरेंट आर्ट्रियोल। और जो अंदर गुच्छा बना है इस गुच्छे का नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस है ये। ओके, अब इस ग्लोमेरुलस से यहाँ से ब्लड डिफ्यूज होके मेम्ब्रेन से, क्योंकि यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे होके ब्लड नीचे आ जाएगा पीसीटी के अंदर। कुछ पार्ट, पूरा ब्लड नहीं छनेगा, ठीक है, कुछ जो फिल्ट्रेट होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो बाकी रेजिड्यू बच गया वो इफरेंट आर्ट्रियोल में चला जाएगा। ओके, अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, वापस यहाँ से ब्लड लेके चला, पर कंप्लीट ब्लड तो नहीं है ना, वो कुछ ब्लड कहाँ रह गया? पीसीटी में आ गया, ब्लड का कुछ कंपोनेंट्स। अब ये यहाँ डीसीटी के साथ कुछ कनेक्शन बनाएंगी, यहाँ कुछ सेल्स होंगी, उनको बोलते हैं हम जेजीए सेल। कौन सी? या जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ऐसे। और ये यहाँ से लिपटना स्टार्ट करेगी, इसके बार बार ऐसे लिपटेगी, ठीक है, और यहाँ से होती हुई वापस रीनल वेन में मिल जाएगी, जाके किडनी की जो वेन है उसके अंदर मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से फिर ये जो कंपोनेंट उसको रीअब्जॉर्ब करने थे, जो फालतू के फिल्टर हो गए थे, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, कुछ आयंस हैं, ठीक है, वो ज़रूरी थे हमारे लिए, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे हम उसको। हमारा क्वेश्चन ये था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन सबसे पहले स्टिमुलेट रिलीज होता है। तो देखो ये जो जेजीए सेल्स है ना, वो क्या करती है, जैसे ही कभी ये जीएफआर कम होती है, यानी अपनी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना वो 125 ml पर मिनट होती है। कितनी होती है? या फिर पूरे दिन की बात करो तो 180 लीटर ब्लड है वो पर डे फिल्टर हो जाता है, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जब कभी भी ये डिक्रीज होती है, डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही इन ये सेल की जो कनेक्शन था ना जेजीए सेल, वो स्टिमुलेट हो जाता है जैसे ही जीएफआर गिरेगी। तो जैसे ही जीएफआर गिरेगी तो ये सेल किडनी को स्टिमुलेट कर देगी और किडनी एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम क्या है? रेनिन। कौन सा हार्मोन है?
रेनिन। तो सबसे पहले रेनिन हार्मोन सिक्रीट होगा, ओके, जब भी जीएफआर गिरेगी। तो इसका आंसर तो होगा रेनिन। अब रेनिन जैसे ही सिक्रीट होगा तो रेनिन का काम क्या होता है कि लीवर से एक हार्मोन सिक्रीट होता है एंजियोटेंसिनोजन। कौन सा होता है? एंजियोटेंसिनोजन। और ये एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन 1, और ये रेनिन इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन 2 में। किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिनोजन 2 में। और ये 2 जो है वो एक पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है। क्या है? वेसो कंस्ट्रिक्टर, जो वेसल्स को पिचका देगा। वेसल्स को पिचका देगा तो डायमीटर कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। साथ में ही एंजियोटेंसिनोजन एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन मिलके क्या करते हैं? जीएफआर को कंट्रोल करते हैं। उसी एक पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं हम रास। क्या बोलते हैं? रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें हार्ट भी काम करता है। हार्ट से ब्लड प्रेशर को वापस से कम करने के लिए एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं अट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज क्रिटिकली अनडेंजर्ड रेप्टाइल इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन सा जो रेप्टाइल है वो क्रिटिकली अनडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, लिस्ट के अंदर आता है? तो 2004 के अंदर एक लिस्ट जारी हुई थी जिसको बोलते हैं हम रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक में अलग अलग टाइप के लिस्ट थी, जैसे कुछ जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इन पास्ट, और कुछ जो अभी क्रिटिकली अनडेंजर्ड हैं, मतलब जो अभी लॉस्ट होने वाले हैं। ठीक है, उनका या तो हो सकता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता हो, या उनका हैबिटेट लॉस हो गया हो, किसी भी वजह से वो अभी इस कगार पे है कि आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकते हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं क्रिटिकली अनडेंजर्ड। तो उसमें रेप्टाइल कौन सा है ऐसा? तो इसमें रेप्टाइल है घड़ियाल। कौन सा है? घड़ियाल एक ऐसी स्पीसीज है रेप्टाइल्स की जो क्रिटिकली अनडेंजर्ड की लिस्ट में आती है। ठीक है, बाकी नहीं आते। बाकी ये कोई वुलनरेबल है, मतलब कम पाया जाता है, या एंडेमिक है, एक ही जगह पे पाया जाता है और कहीं ना पाया जाए, एक फिक्स जियोग्राफिकल रीजन में मिलेगा, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर? तो व्हाट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स? हमने नर्व सेल पढ़ी होगी, तो नर्व सेल के अंदर हमने पढ़ा है ऐसे करके नर्व सेल है, और ये इसकी क्या है? नर्व एंडिंग है। और नर्व एंडिंग के बिल्कुल लास्ट में एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्टिक नोब। अगर मैं इस साइनेप्टिक नोब को जूम करूं, तो जैसे ये साइनेप्टिक नोब है, इसको जूम किया हमने, इस साइनेप्टिक नोब के अंदर ना छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं। उन्हीं वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? केमिकल्स। तो ये वेसिकल का नाम है साइनेप्टिक वेसिकल। क्या नाम होगा? साइनेप्टिक वेसिकल्स। और इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो केमिकल मिलेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम होता है कि जब साइनेप्स यानी दो न्यूरॉन आपस में इंटरजंक्शन में आती है, आपस में जुड़ती है, तो दूसरी सेल की जो डेंड्राइट है वो पिछली सेल की नर्व एंडिंग के साथ, साइनेप्टिक नोब के साथ जुड़ेगी। तो यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो जो मैसेज आया था इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, उसको केमिकल फॉर्म में चेंज करके किसको दे देगी? डेंड्राइट को दे देगी। तो हमें पूछा है कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्साइट करता है, यानी मैसेज को आगे भेजता है। तो इसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी। कौन कौन से? एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी। अब जो मैसेज को आगे भेजेगा वो एक्साइटेटरी है। उसमें एक तो आता है एसिटाइल कोलिन। कौन आता है? एसिटाइल कोलाइन। और एक आता है सोमेटोस्टेटिन। कौन आता है? सोमेटोस्टेटिन। इसमें भी इनिबिटरी में आता है एक तो डोपामिन, एक आता है गाबा, गामा इम्यूनोबिटायरिक एसिड। ठीक है, तो ये दो जो इसमें एसिटाइल कोलिन दिया है, एक तो वो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और बाकी सभी क्या हैं? इनिबिटरी टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इन प्लांट्स। सक्सेशन होता है किसी भी बैरन लैंड पे प्लांट्स का ग्रो होना या प्लांट कम्युनिटी का ग्रो होना। तो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन लैंड इज नोन एज सक्सेशन। अब वो बैरन लैंड या तो हो सकता है शुरू से ही बैरन लैंड है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, या फिर किसी भी डिस्ट्रक्शन की वजह से कभी ख़त्म हो गया वो, जैसे लैंडस्लाइड की वजह से या फिर फ्लडिंग की वजह से, तो वो होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन है वो बहुत स्लो होता है, हज़ारों साल लग सकते हैं उसमें। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है, हज़ारों साल तो नहीं लगते, कुछ सैकड़ों साल लगते हैं। तो इसमें पूछा है सक्सेशन। सक्सेशन जैसे जिरार्च है, जिरार्च क्या है, बैरन लैंड है बिल्कुल डेजर्ट में। हाइड्रार्च क्या है, पानी के अंदर अगर सक्सेशन हो तो। म्यूजिक क्या है, बीच वाली कंडीशन कि कहीं पानी है कहीं सोयल है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, जिरार्च, फिर आना चाहिए मैजिक, फिर आना चाहिए हाइड्रार्च। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, जिरार्च, मैजिक और हाइड्रार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम हार्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जब रास पढ़ रहे थे तभी बताया था कि हार्ट भी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए क्या करता है, एएनएफ रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर। ये नाइट्रोटिक फैक्टर क्या करता है, ये वेसोडाइलेटर है। क्या क्या ये वेसोडाइलेटर है। और ये वेसोडाइलेटर क्या करेगा, वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और ज़्यादा ही कम हो गया तो फिर से जीएफआर गिरने की वजह से रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और रेनिन सिक्रीट होगा। ठीक है। नोरेड्रेनालिन एक हार्मोन है जो किससे रिलीज होता है, एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, मेडुला एंड कोर्टेक्स, तो ये मेडुला से रिलीज होगा। वेसोप्रेसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन ये दोनों ही एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं। ओके। और जो एएनएफ है वो हार्ट से रिलीज होगा, तो इसका आंसर होगा एएनएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर इन स्कल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की स्कल में फेशियल बोन बतानी है हमें। तो देखो जो स्कल है ना, स्कल में दो चीजें आती है, एक आता है क्रेनियम और एक आता है फेस। इन दोनों को मिला के हम स्कल बोलते हैं। ये पूरी स्कल है, इस स्कल में फेशियल बोन भी है और क्रेनियल बोन भी है। तो क्रेनियम में मिलेगी क्रेनियल बोन और फेस में मिलेगी फेशियल बोन। तो टोटल बोन्स जो स्कल के अंदर है वो होती है 22, जिनमें से 14 तो फेशियल बोन है एंड 8 आर क्रेनियल बोन्स। तो आंसर आ जाएगा फेशियल बोन के लिए 14। ओके। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज। ओके, ये कह रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना कौन सी प्रोसेस कहलाता है। तो देखो इसने 4 प्रोसेस लिखी है। एक तो है इजैक्यूलेशन, क्या लिखा है, इजैक्यूलेशन। दूसरा लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस। थर्ड लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस। फोर्थ लिखा है स्पर्मिएशन। ओके, इन चारों को समझते हैं। इजैक्यूलेशन क्या होता है, इजैक्यूलेशन होता है रिलीजिंग ऑफ सीमन फ्रॉम मेल बॉडी। मेल बॉडी से सीमेन के रिलीज होने की प्रोसेस को बोलते हैं इजैक्यूलेशन। तो इसमें स्पर्म तो रिलीज हुए हैं बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नहीं हुए, वो मेल बॉडी से हुए हैं। सीमेन क्या होता है, सीमेन है स्पर्म प्लस ग्लैंडुलर सिक्रीशन, जितनी भी ग्लैंड से, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा जिसको बोलते हैं हम, वो सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। जब ये मेल बॉडी से रिलीज होगा तो वो प्रोसेस कहलाएगी इजैक्यूलेशन।
नेक्स्ट प्रोसेस दी है स्पर्मेटोजेनेसिस। कभी भी जेनेसिस आ जाए उसका मतलब होता है प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन। और किसका प्रोडक्शन? स्पर्म का। स्पर्म के प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये तो रिलीजिंग की प्रोसेस ही नहीं है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस क्या है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें बनेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स। वो स्पर्मेटिड्स मोटाइल नहीं होते, मतलब फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल नहीं है, चल फिर नहीं सकते, मोटाइल नहीं है, तो उनको सेरेटोली सेल के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है और वो चेंज हो जाते हैं किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। उनका डिफरेंशिएशन होता है। तो स्पर्मेटोजोआ के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखो इसमें भी जेनेसिस आया है तो इसमें भी प्रोडक्शन है। नेक्स्ट प्रोसेस बच गई स्पर्मिएशन। यही होती है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा स्पर्मिएशन। नेक्स्ट है Which of the following statement is true? Southern blotting technique developed by Alvin et al. देखो साउदर्न ब्लोटिंग पूछा है कि एल्विन एटल से एल्विन एटल ने खोजी थी, नहीं खोजी थी। नेक्स्ट है नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय ब्रूम एंड गिलबर्ट। नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय टोविन एटल। ठीक है। और EM साउदर्न प्योरीफाइड IgG। ओके। तो इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू है वो पूछा है। तो देखो सुनो, एक साइंटिस्ट है हैरी टोविन। कौन है? हैरी टोविन। तो इस हैरी टोविन ने क्या किया था? साउदर्न ब्लोटिंग की टेक्निक को डेवलप किया था। ओके। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी। बाकी सभी इनके साइंटिस्ट के नाम अलग हैं। ठीक है। ये एल्विन ने नहीं खोजी थी, ऐसे ही ये गिलबर्ट और ब्रूम ने नहीं खोजी थी। और ये जो साउदर्न प्योरीफाइड टेक्निक है ये IgG के लिए नहीं है, बट ये DNA के लिए। किसके लिए? DNA सेपरेशन टेक्निक के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए। तो इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, प्रोजनी प्रोड्यूस होती है, वो किस तरह की है? तो इसमें पूछा है ओनली मॉर्फोलॉजिकली सेम। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब है कि उनकी सिर्फ स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है सिर्फ, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पूछा है जेनेटिकली, यानी उनका जीन भी सेम है, जेनेटिक मटेरियल भी सेम है। फिर थर्ड ऑप्शन में है कि मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी, यानी बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट, कि मॉर्फोलॉजिकली भी अलग है और जेनेटिकली भी अलग है। नहीं, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो अलग अलग गैमेट नहीं मिलते, और जहाँ भी दो गैमेट नहीं मिलेंगे, यानी एक ही सेल टूट के या डिवाइड होके आउट ग्रोथ करके कैसे भी करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड है उनसे जब नई सेल बनाएंगी तो वो बिल्कुल पुराने वाली के आइडेंटिकल सेम होगी। आइडेंटिकल सेम मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होगी और जेनेटिकली भी सेम होगी। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हाउस फ्लाई हैव स्पॉन्जिन टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ओके। हाउस फ्लाई क्या करती है? जो भी लिक्विड मटेरियल है, क्या है? लिक्विड मटेरियल है, उसी को फीड अप करती है, उसी को खाती है, तो उसके लिए स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ होता है। सही है ये बात, क्योंकि लिक्विड पार्ट को सक करने के लिए या फिर उसको खाने के लिए स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ की ज़रूरत ही पड़ती है। तो आंसर इसका ये तो सही है। नेक्स्ट है हनी बी हैव बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ। नहीं, इसमें ना बाइटिंग एंड चीविंग नहीं आएगा, इसमें आएगा लैपिंग एंड चीविंग। तो हनी बी के पास क्या होता है? लैपिंग माउथ। बाइटिंग एंड लैपिंग, बाइटिंग ठीक है काटती है वो, लैपिंग लैपिंग आएगा। बटरफ्लाई हैव साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। देखो बटरफ्लाई क्या करती है? जो फ्लावर्स के अंदर नेक्टर पड़ा है उसको चूसती है, उसको सक करती है, तो सकिंग के लिए जो माउथ पार्ट है वो साइफोनिंग टाइप के होते हैं। कॉकरोच है चीविंग एंड लैपिंग, इसमें लैपिंग नहीं आएगा, इसमें आएगा बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ। क्या आएगा? बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ। तो कॉकरोच के पास क्या होते हैं? चीविंग और बाइटिंग टाइप माउथ होते हैं। अभी हमें पूछा है कौन कौन सा सही है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है, तो आंसर इसका रहेगा सेकंड। ओके। तो
आज के जितने क्वेश्चन थे अपने सारे हम कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, एक एक ऑप्शन को समझ चुके हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं।